जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज की वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टोटल 20 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। देखिए ये सभी रिपीटेड प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इनको एक वीडियो में कलेक्ट करके और आपको सारे क्वेश्चन करा दिया जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं समय को बर्बाद किए बिना। लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की और व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी, इन दोनों को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे पीडीएफ और वीडियो की लिंक मिलती रहती है, वो भी फ्री में। देखिए पहला प्रश्न हमारा कि अंतरिक्ष में भेजे गए पहले यानी कि प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है। देखिए प्रश्नों को पहले ध्यान से सुनना सीखिए, अगर उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा, वरना मैं आपको उत्तर तो बताऊंगा ही, ठीक है। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 20 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। बाकी आपके 20 में भी 20 प्रश्न तो तैयार हो जाएंगे ही जब आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि अंतरिक्ष में भेजे गए पहले भारतीय उपग्रह का क्या नाम है। तो देखिए ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। देखिए अंतरिक्ष में जो पहला भारतीय उपग्रह था ये भेजा गया था, इसका नाम था आर्यभट्ट, ठीक है। और जो आर्यभट्ट था कुछ इस प्रकार से दिखता था, यहाँ पे देखिए लिखा भी है आर्यभट्ट। और इसका जो प्रक्षेपण है ये 19 अप्रैल 1975 को किया गया था, यानी कि पहला जो भारतीय कृत्रिम उपग्रह है ये कब भेजा गया था, 19 अप्रैल 1975 को, और इसका नाम आर्यभट्ट था। कितने लोगों को ये चीज पता थी, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह किस स्थान से प्रक्षेपित किया गया था, बताइए। देखिए जो पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह है भारत का, तो ये जो है कजाकिस्तान के बैकानूर से प्रक्षेपित किया गया था। और जो भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह था इसका नाम था IRS-1A। और इसका जो प्रक्षेपण है ये 17 मार्च 1988 को बैकानूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र कजाकिस्तान से किया गया था। याद रखिएगा इसको कि भारत का जो पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह था इसका क्या नाम था, IRS-1A। और ये कहाँ से जो है लॉन्च किया गया था, ये कजाकिस्तान के बैकानूर से लॉन्च किया गया था। और इसका प्रक्षेपण किया गया था 17 मार्च 1988 को। देखिए ये सारे प्रश्न बहुत सेलेक्टिव हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और इंटरेस्टिंग भी है, इसमें आपको मजा भी आ रहा होगा। तो ये क्लास काफ़ी मज़ेदार है, तो बने रहिए। तीसरा प्रश्न कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर स्थित है। देखिए जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है ये आपका उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है। अगर आपने एग्जाम दिया होगा, तो अगर आपने 10 परीक्षाएं दी होंगी तो 10 में से मान के चलिए कम से कम 4 परीक्षाओं में ये प्रश्न आपको छपा हुआ मिला होगा। देखिए जो आपका इसरो है इसको हम कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये भारत की जो है अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो। और इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु कहाँ पे है, कर्नाटका में है, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में स्थित है इसरो का मुख्यालय। और इसरो की स्थापना किसने की थी, विक्रम साराभाई। देखिए ये प्रश्न अलग से परीक्षा में पूछा जा चुका है कि इसरो के संस्थापक का क्या नाम है। तो इसरो के संस्थापक थे विक्रम साराभाई। और इन्होंने 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। अगला है कि थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है। देखिए जो आपका थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है ये आपका केरल राज्य में स्थित है। और जो आपका ये थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है इसका नाम क्या है, इसका नाम है टल्स यानी कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। देखिए फुल फॉर्म को भी याद कीजिएगा, क्योंकि साइंस एंड टेक के प्रश्न जो है लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए जो आपका थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है, थुम्बा नाम का प्लेस है केरल के तिरुवनंतपुरम में। और छठवां प्रश्न की क्रायोजेनिक ताप से क्या आशय है। देखिए जो क्रायोजेनिक टेम्परेचर होता है ये आपका होता है -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। देखिए क्रायोजेनिक इंजन भी होते हैं, उसमें कुछ ईंधन के रूप में उपयोग होने वाले पदार्थ भी होते हैं, तो वो अगले प्रश्न में हम देखते हैं उसको। अभी बस इतना याद कर लीजिए कि क्रायोजेनिक टेम्परेचर की अगर बात हो तो इसका मतलब कुछ ऐसे जो है टेम्परेचर की बात हो रही है जो 150 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है कम हो, ठीक है। देखिए -150 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत कम टेम्परेचर हो गया, मतलब समझ लीजिए परम शून्य ताप हो गया एक तरीके से। अगला प्रश्न हमारा कि क्रायोजेनिक इंजन में क्या प्रयोग में लाया जाता है। देखिए जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं, ठीक है, उसमें लिक्विड ऑक्सीजन जो है ऑक्सीकारक के रूप में, और उसमें लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है ईंधन के रूप में। फिर से सुनिए, क्रायोजेनिक इंजन में
जो आपका ऑक्सीजन होता है ये ऑक्सीकारा के रूप में यूज होता है, और उसमें द्रव हाइड्रोजन यानी कि लिक्विड हाइड्रोजन जो है ईंधन के रूप में यानी कि फ्यूल के रूप में यूज होता है। आठवां प्रश्न है कि क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें किया जाता है। देखिए हर प्रश्न में एक नया चीज़ आपको सीखने को मिल रहा है। देखिए क्रायोजेनिक इंजन जो होता है तो इसका प्रयोग किया जाता है रॉकेट में। किसमें? रॉकेट में। क्रायोजेनिक शब्द क्या होता है? देखिए क्रायोजेनिक शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के क्रायो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है हिम शीतित या फिर आइस कोल्ड या फिर निम्न ताप। ठीक है, तो क्रायोजेनिक का मतलब आपने जान लिया। क्रायोजेनिक शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हिम शीतित यानी कि जो बर्फ है उसके जैसा ठंडा, या फिर आइस कोल्ड या फिर निम्न ताप। और क्रायोजेनिक इंजन का यूज कहाँ पे होता है? रॉकेट में। नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक टैंक प्रतिरोधी यानी कि एंटी टैंक मिसाइल है। तो देखिए एक मिसाइल है, इसका नाम नाग है। नाग के बारे में एक बहुत ही फेमस शब्द प्रचलित है, फायर एंड फॉरगेट, यानी कि दागो और भूल जाओ। देखिए इसका नाम नाग क्यों रखा गया? आपने नाग नागिन वाली पिक्चर देखी होगी। नागिन जो है क्या करती है, अगर नाग को कोई हीरो मार देता है तो नागिन जो है उससे बदला लेने जाती है, उसको मारने जाती है। यानी कि एक बार नागिन को गुस्सा आ गया तो वो अपने टारगेट को जाके ख़त्म करेगी, वो डसेगी तभी मानेगी। ठीक है, तो कुछ इस मिसाइल का भी यही एक तरीके से मोटो है। अगर आपको आपने इसको लॉन्च कर दिया है तो ये अपने टारगेट को समाप्त किए बिना जो है नहीं मानेगी। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है फायर एंड फॉरगेट, यानी कि दागो और भूल जाओ। और ये शब्द एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस मिसाइल के बारे में कहा जाता है फायर एंड फॉरगेट, यानी कि दागो और भूल जाओ। तो ये मिसाइल आपकी है नाग। नाग क्या है? एक एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसका जो सर्वप्रथम परीक्षण ये 24 नवंबर 1990 को किया गया था। तो 1990 तो मैं खुद पैदा हुआ था। तो 1990 में जो है 24 नवंबर को इसका पहली बार परीक्षण हुआ था नाग मिसाइल का। देखिए एक एक प्रश्न में चार चार प्रश्न छिपे हुए हैं। अगर आप 20 प्रश्न यहाँ पे तैयार कर रहे हैं तो आज आपके 50 प्रश्न इनडायरेक्टली तैयार हो जाएंगे। 10वां प्रश्न की भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है। तो देखिए भारत की जो सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है इसका नाम त्रिशूल है। और त्रिशूल को जो है एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया था। और आपको बता दूं जो आपकी अग्नि है, नाग है और पृथ्वी है। देखिए अभी हमने नाग के बारे में तो बात किया ही था। देखिए अग्नि और पृथ्वी जो है ये सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल का जो देखिए मारक क्षमता होता है काफ़ी दूर तक होता है, बहुत लंबी दूरी तक जो है इससे टारगेट को नष्ट किया जा सकता है, तो उसको बैलिस्टिक बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। और देखिए जो नाग है ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसे हमने पिछले प्रश्न में जान लिया था। तो हमने यहाँ पे चार मिसाइलों के बारे में जान लिया, अग्नि, नाग, त्रिशूल और पृथ्वी। इनके बारे में याद रखिएगा। और 11वां प्रश्न है कि अर्जुन क्या है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा चुका है, एनडीए सीडीएस में तो बार बार पूछा जाता है। देखिए अर्जुन जो है ये एक टैंक का नाम है, और ये टैंक बहुत ही खास है क्योंकि इसको भारत में विकसित किया गया था। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और देखिए जो आपका डीआरडीओ है तो इसने इस विध्वंसकारी आधुनिक टैंक को जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया था। ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा चुका है कि डीआरडीओ ने किनके सहयोग से जो है अर्जुन नाम के टैंक को विकसित किया था। तो इसको इसने जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया था। 12वां है कि इंद्र क्या है। देखिए जो इंद्र है ये एक राडार का नाम है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, और जो आपका इंद्र है, ठीक है, तो इंद्र का पूरा नाम है इंडियन डॉपलर राडार। और ये जो है डेवलप किया गया था डीआरडीओ के द्वारा आर्मी और एयरफोर्स के लिए। ठीक है, जो भारत की आर्मी है और एयरफोर्स है तो उन दोनों के लिए ये राडार विकसित किया गया था। देखिए राडार का काम क्या होता है, ये आसपास में कौन सा लड़ाकू विमान आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें कैप्चर कर लेता है। और हमें पता चल जाता है कि भाई दुश्मन का फाइटर जेट आ रहा है, उसको हमें नष्ट करना है रास्ते में ही। तो इस राडार का जिसका नाम इंद्र है इसका यही यूज़ है। ठीक है, और इसको सबसे खास बात है कि इसको जो है डेवलप किया गया था इंडिया के द्वारा, और भारत में जो इसको डीआरडीओ ने विकसित किया था किसके लिए? आर्मी और एयर फोर्स के लिए। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय तकनीकी से विकसित तेजस क्या है।
देखिए तेजस जब से मतलब इसका लॉन्चिंग हुआ था तब से बहुत बार बुझा चुका है। देखिए तेजस जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये एक हल्का लड़ाकू विमान है, ठीक है। और तेजस क्या है, ये एक हल्का और चौथी पीढ़ी का, किस पीढ़ी का, चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसका जो नामकरण है ये तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। और जब का तेजस है, ठीक है, तो इसको जो है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो है विकसित किया था। और ये जो है आपको बता दूं, इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए बनाया था, ताकि ये हल्का लड़ाकू विमान जो है, देखिए हल्का रहेगा तो इसको नेवी वाले आराम से यूज कर लेंगे। कैसे, क्योंकि वो अपने जो बड़े बड़े युद्धक जलपोत होते हैं उन पर इसको आराम से लैंड करा सकते हैं अगर हल्का हुआ तो, ठीक है। तो काफ़ी कंफर्टेबल है, हल्का है। और इसमें एक खास बात और है, तेजस में केवल एक ही इंजन है और इसको भारत में बनाया गया है किसके द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। 14वां कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर्य से संबंधित है। देखिए सौर्य क्या है ये जान लीजिए आप। देखिए थल से थल पर मार करने वाली एक मिसाइल है सौर्य, कुछ इस प्रकार से दिखती है। इसकी मारक क्षमता है 700 किलोमीटर, यानी कि किसी भी स्थान पर बैठकर आप 700 किलोमीटर दूर जो है अपने टारगेट को इस सौर्य नाम के मिसाइल से जो है नष्ट कर सकते हैं। और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इसको याद रखिएगा, यानी कि थल से थल पर मार करने वाली मिसाइल है शौर्य। 15वां है कि भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का निर्माण किस देश की सहायता से किया। तो देखिए भारत ने जो है जो आपका ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है तो इसका जो निर्माण ही किया था रूस यानी कि रसिया के साथ में। देखिए ब्रह्मोस को जो है शिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट और लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से जो है लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस जो है देखिए ये सबसे चर्चित मिसाइल है और ये सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का निर्माण भारत ने किस देश की सहायता से किया था। तो ये देश आपका रूस यानी कि रसिया है, इसको हर हालत में याद रखिए। अगला कि ऑपरेशन शक्ति 98 किसका अन्य नाम है। तो देखिए ऑपरेशन शक्ति 98 जो है ये पोखरण में हुआ जो 1998 में परमाणु अभियान था, उसी का नाम है ऑपरेशन शक्ति 98। 1998 से 98 लिया गया है, बाकी ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था उस समय जो है अटल जी ने। देखिए जो आपका ऑपरेशन शक्ति जो 1998 में हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, इसका परीक्षण किया गया था राजस्थान में, एक प्लेस है पोखरण, पोखरण में ये टेस्टिंग हुआ था। और ये पोखरण सेकंड इसको नाम दिया गया था क्योंकि इसके पहले पोखरण में एक परीक्षण ऑलरेडी हो चुका था 1974 में मई महीने में, इसको स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे दो चीज याद रखिएगा, दो क्या मतलब बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे, दो मुख्य फैक्ट हैं। पहला ये कि ऑपरेशन शक्ति 98 क्या है, ऑपरेशन शक्ति 98 जो है ये पोखरण सेकंड टेस्ट था किसका, एक पोखरण में जो परमाणु परीक्षण होता है उसका जो है ये टेस्टिंग हुआ था वहाँ पे। देखिए पोखरण पे एक फिल्म भी आई है परमाणु वाली, क्या नाम है उसका, जान अब्राहम की मूवी थी, उसको देख लीजिएगा आप सर्च करके, आपको पता चल जाएगा कि जो आपका पोखरण परीक्षण था परमाणु का वो कैसे हुआ, ठीक है, उसकी क्या रूपरेखा, कैसे किसने तैयार की, कैसे वहाँ पे टेस्टिंग की गई। काफ़ी मज़ेदार फिल्म है, उसको देखिएगा, उससे आपका एग्जाम का प्रश्न भी तैयार होगा। तो देखिए पोखरण सेकंड जो है तो ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट एक्सप्लोजन था और ये जो है इंडियन आर्मी के पोखरण टेस्ट रेंज में किया गया था मई 1998 में। और ये जो है सेकेंड था, मतलब दूसरा परीक्षण था, न्यूक्लियर टेस्ट था जिसको भारत के द्वारा किया गया था। और जो पहला भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा को करवाया था इंदिरा गांधी ने 1974 में। और ये जो दूसरा परमाणु परीक्षण था ऑपरेशन शक्ति 98, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था। अगला कि ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। देखिए ब्लैक होल जो है स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में वो जगह है जहां पर भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता। याद रखिएगा ब्लैक होल जो है ये अंतरिक्ष का वो जगह होता है जहां पर भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है। अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा ब्लैक होल, और अगर इसके चपेटे में आप आ गए भंवर में तो आपको ये जो है मतलब अपने अंदर समा लेगा, निगल लेगा, ठीक है। देखिए इसके खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता, प्रकाश भी यहाँ प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं निकल पाता है, यानी कि लाइट भी जो है अगर इसके अंदर घुस गया तो वो बाहर नहीं आ पाएगा। और प्रकाश भी यहाँ प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं निकल पाता है और अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को ये ब्लैक होल जो है अवशोषित कर लेता है। तो कुछ बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है ब्लैक होल, ठीक है। और ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, एस चंद्रशेखर ने, जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक थे।
18वां कि वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो देखिए एस चंद्रशेखर जी को नक्षत्र भौतिकी के लिए, किसके लिए? नक्षत्र भौतिकी के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 19वां कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जो है ये किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए जो है प्रसिद्ध हैं, इसको याद रखिएगा। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है, मैंने खुद अगर एग्जाम दिया है तो 5-6 एग्जाम में तो मैंने इसको भी फेस किया था, ठीक है। तो अब तो मैं टीचर हो गया हूँ, मुझे एग्जाम ही नहीं देना है, एग्जाम आपको देना है। मैं अपने अनुभव आपको शेयर करूंगा, उसका आप लाभ लीजिए, ठीक है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए फेमस हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, और 1921 में इन्हें प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या के लिए भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछा चुका है, ठीक है, कि जो आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं तो इनको किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1921 में दिया गया था। किस लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। और ये पुरस्कार था भौतिकी विज्ञान का, ठीक है, भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार था ये। और देखिए 1915 में, इससे पहले उन्होंने जो है सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी भी दिया था, ठीक है। तो थियरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये दोनों जो है संबंधित किससे हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन से। 20वां प्रश्न है कि आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में जो है निपुण था? देखिए ये हूबहू कॉपी किया हुआ प्रश्न है, मतलब इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सब कॉपी पेस्ट वाले हैं, ठीक है। मतलब मैंने इसको पिछली परीक्षाओं में से जो पेपर थे मेरे पास उनसे डायरेक्ट उठा के जो है यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है। तो आइंस्टीन जो है ये वायलिन और पियानो बजाने में जो है बहुत ही माहिर थे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये वायलिन बजा रहे हैं, यहाँ पे ये पियानो बजा रहे हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था, तो ये वायलिन और पियानो बजाने में निपुण था। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करके इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। तो जय हिंद, जय भारत।